गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो ये मेरी वीडियो है, जो ये लेक्चर है मेरा, ये है अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंटों के लिए। सीबीएसई ने 11th और 12th क्लास के लिए एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स। आपको पहले ही पता होगा 9th और 10th क्लास के लिए, बेसिकली 10th क्लास के लिए जो सीबीएसई ने दो मैथ इंट्रोड्यूस किए हैं, एक स्टैंडर्ड मैथ और एक बेसिक मैथ। बेसिक मैथ के बच्चों के लिए पहले ये ऑप्शन नहीं था कि आप 10th के बाद मैथ पढ़ सकते हैं, लेकिन अब सीबीएसई ने नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसके अंदर आप 11th और 12th क्लास में ये मैथ पढ़ सकते हैं जिसके पास बेसिक था। स्टैंडर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन सिर्फ इसका ड्रॉबैक एक ही है, अगर आपने अपना जो कैरियर है वो मैथ के अंदर बनाना है, एमएससी मैथ करना है, बीएससी मैथ पढ़ना है, तो फिर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स 11th-12th में ना पढ़े। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। यहां आपको एक ओवरव्यू मिलेगा मैथ के बारे में, जो आपका कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो आर्ट और कॉमर्स के बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स वो पढ़ें जिसको मैथ में अपना करियर नहीं बनाना है, सिर्फ 11th और 12th में अपना मैथमेटिक्स का नॉलेज बढ़ाना है। उन बच्चों के लिए है मैथमेटिक्स जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। आज वैसे तो मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की 4-5 वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आज से मैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का ओवरव्यू दूंगा आपको। जो फर्स्ट इसके जो सिलेबस इशू किया सीबीएसई ने, उसके अंडर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो साइंस का मैथ होता है, जो हमारा पीछे चला हुआ था, उसके और इस अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेम है। उनमें से एक चैप्टर है सेट, जो इस मैथ का चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया है सीबीएसई ने, उसके अंदर ये यूनिट 5 बनती है। यहां हमें सेट के बारे में ओवरव्यू लेना है कि व्हाट इज सेट, कितने टाइप का होता है ये, इसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इन चीजों को मैं आज यहाँ डिस्कस करूंगा। अब सेट के बारे में जो मेरी वीडियो आएगी वो कंटिन्यू आएगी, आप उसको स्टार्टिंग से फॉलो करें और अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो देखें, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है, मैं जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, जो हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा सोफा सेट। अगर मैं 3 चेयर को मिला देता हूं तो वो क्या बन जाता है, सोफा सेट। अगर उन 3 चेयर में से एक चेयर को भी मैं हटा देता हूं तो फिर वो सोफा सेट नहीं रहता। इट मींस अब हमने डिफाइन कर दिया, 3 चेयर को मिला के ही क्या बनेगा, सोफा सेट बनेगा। तो वही बात इसकी डेफिनेशन में आती है। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आई होप सो आप समझ गए होंगे सेट क्या होगा। अगर मैं किन्हीं ऑब्जेक्टों को डिफाइन करता हूं, वो सब के लिए डिफाइन होंगे, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया सोफा सेट का, 3 चेयर हैं, तो वो 3 चेयर को हम सोफा कहते हैं, तो वो सोफा सेट होगा, जो वो सारा वर्ड पूरा इंडिया उसको सोफा सेट कहता है। ये नहीं कि हम इंडिया हरियाणा वाले बोलते हैं उसको सोफा सेट, वो सोफा सेट ही होगा। सेम वही बात यहाँ पे मैं कहता हूं आपको कि मेरी क्लास में 11th क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, तो मेरे गीता स्कूल के अंदर मेरी 11th क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, तो सभी के लिए 30 स्टूडेंट हैं। वो ये नहीं है कि कोई ये कह दे नहीं ये तो 45 है, क्योंकि उसको मैंने काउंट करके डिफाइन कर दिया, भाई 40 स्टूडेंट पढ़ते हैं गीता स्कूल के अंदर 11th क्लास में।
तो इसका मतलब वो क्या बन गया, वो स्टूडेंट का एक सेट बन गया। मैं आपसे कहता हूं कि अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम आपसे कहता हूं कि राइट द मोस्ट टैलेंटेड पोएट ऑफ इंडिया इन नंबरिंग 10 ऐसे पोएट लिखे आप जो मोस्ट टैलेंटेड हैं। अब इसके लिए सबका जो मत होगा वो एक नहीं होगा। कोई सोचेगा सर मोस्ट टैलेंटेड में तो हरिवंश राय बच्चन भी आता है, माखन लाल चतुर्वेदी भी आता है, स्मितानंदन पंत भी आता है, किसी के लिए प्रेमचंद आ जाएगा इधर साइड में। मतलब सबकी राय क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उसको हम सेट नहीं कह सकते। और एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो मैंने कहा कि भी जो वोवल्स होते हैं इंग्लिश में उसको वो लिखें ए ई आई ओ यू, ये मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया। तो ये सभी के लिए वोवल होंगे इंग्लिश में, इसके अलावा कोई भी वर्ड इंग्लिश में वोवल्स नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये सभी के लिए वेल डिफाइन है, तो क्या हो जाएगा सेट। आई होप सो आप समझ गए होंगे सेट क्या होता है। एक वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं सेट। अब इस सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये मैंने डेफिनेशन तो लिख दी, उसको भी हम मैथ में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। रिप्रेजेंट ऑफ सेट, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। पहले मैं करवा चुका हूं लेकिन दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। जो मेंबर होंगे उस सेट के उसको कहेंगे एलिमेंट। क्या कहेंगे उसको, एलिमेंट ऑफ ए सेट। अब उन एलिमेंटों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किस फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म से। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में अगर हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं और जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर उसको क्लोज करते हैं। जैसे मैंने ये ए सेट लिया था, ए ई आई ओ यू, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट। ये क्या है, इसके एलिमेंट। कोमा क्या करता है, इनको सेपरेट, और करली ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेंगे, क्लोज। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट। मैं आपके सामने एग्जांपल लेके दिखाता हूं और भी उसके। जैसे मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ही लिख देता हूं मैं, राइट ऑल द नंबर लेस देन 5, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो मैं इसका सेट बनाता हूं ए 1 2 3 4। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट, कि वो सेट जिसके एलिमेंट 5 से क्या हो, कम हो और नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो उसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 की फॉर्म में। तो ऐसे होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। यहां पर मैंने 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो ये कहता राइट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, अगर ऐसे बोलता वो तो यहां पर 5 आता, अदरवाइज यहां पर 5 नहीं आएगा। उसके बाद अब आती सेकंड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी सी मुश्किल है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, आपने क्या करना है, जो भी आपको फॉर्म दी गई है उसको एक जर्नल मेथड में लिखना है। जर्नल मेथड का मतलब, अगर मान लो उसके अंदर मैं इसको राइट लिखता हूं तो वो वैल्यू पुट, जर्नल मेथड का मतलब ये है कि ऐसी फॉर्म लिखनी है उसमें वैल्यू पुट करता रहूं और वो उसके सारे एलिमेंट ड्रॉ हो जाएं। जैसे
मान लो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 अप टू, तो इनकी जनरल फॉर्म क्या है n, और n क्या है नेचुरल नंबर। तो n क्या है, एक जनरल फॉर्म है इन सब के लिए, 1 2 3 4 5 के लिए। तो हमने क्या करना है, हर सेट की एक जनरल फॉर्म लिखनी है जो उस जनरल फॉर्म से सारे एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार इसका आप इसमें अपनी कॉपी में उतारें। अब मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है रोस्टर फॉर्म के अंदर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। ए इक्वल टू एक्स सच दैट, तो ये पॉइंट इनका मीनिंग क्या होता है, सच दैट। अब मैंने एक्स डिफाइन कर दिया इन सभी नंबरों के लिए। एक्स है क्या, एक्स इज नेचुरल नंबर। अब x नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन मेरे पास कहां तक है, 5 तक। तो x नेचुरल नंबर है, लेकिन x क्या है, इक्वल और लेस है 5 के। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वर्ड की फॉर्म में होती है, जिसमें एक जनरल एलिमेंट होता है, उसकी हम वैल्यू पुट करें तो मेरे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे रोस्टर फॉर्म के सेट के। क्लियर सभी को। मैं और क्वेश्चन लेता हूं, एक्सरसाइज में दे रखे हैं आपकी, एक्सरसाइज से और क्वेश्चन लेता हूं मैं। मान लो मुझे दे दिया उसने 1, मुझे दे दिया उसने 1 5 10 15 अप टू, ये मेरे पास कोई बी सेट दे दिया उसने। इस बी सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आना है। किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो अब मुझे कोई ऐसा एलिमेंट डिफाइन करना है इस सेट के लिए ताकि ये सारे एलिमेंट उसमें से डिफाइन हो जाएं। कैसे, मैंने देखा 1, एक मिनट, इसमें 1 नहीं है, 1 नहीं, हाँ 1 नहीं है। तो मैंने देखा कि 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आ रहा है 15, अब तो ऐसे चलता रहेगा। n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। तो सच, तो वी कैन राइट x इक्वल टू 5n सच दैट n इज, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, n इज नेचुरल नंबर। आप देख सकते हो। अब मैंने यहां डिफाइन कर दिया कि x क्या है, 5n के इक्वल है। अगर ये 5n के इक्वल है तो यहां अगर मैं 1 रखता हूं तो 5 आ जाएगा, 2 रखता हूं 10, 3 15 20, ऐसे रिपीट होता रहेगा। मतलब यहाँ के जो n की वैल्यू के ऊपर सारे b के एलिमेंट ड्रॉ हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद मैंने आपको करवाया था टाइप ऑफ सेट। क्या करवाया, टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, तो सेट के कितने टाइप होते हैं, तो टाइप बहुत ज्यादा होते हैं इसके, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 से।
फाई अगर जिस भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लिखेंगे फाई। अब ऐसा कौन सा सेट होगा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा? मैं लिख सकता हूं उसके लिए भी, जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, सिंपल सा ले लेता हूं मैं, सेट ऑफ ऑल द बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। तो मैंने एक सेट बनाया ये उन सभी लड़कों का जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसा कोई बॉयज मिला जो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ता नहीं, तो इसका मतलब इस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लाई करता। और लेते हैं हम, ऐसे हो जाएंगे और बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। मैं कहता हूं सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम इवन नंबर, ना सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ओड नंबर फ्रॉम इवन नंबर। तो इवन नंबर में कोई ओड नंबर मिलेगा नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपके सामने डिस्कस किया था फाइनाइट सेट एंड नॉन फाइनाइट सेट, ना इनफाइनाइट, इन फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके जिसकी सेट के एलिमेंट फिक्स हो, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। जिस सेट के एलिमेंटों को हम काउंट नहीं कर सकते वो सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। मैं आपसे कहता हूं कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कभी भी एंडिंग में नहीं जाते, तो इसका मतलब वो कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। मैं आपसे कहता हूं सेट ऑफ द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट जेड तक होते हैं, तो वो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्वेश्चन को रीड करना, उसकी सेंस को समझना कि उनको मैं काउंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं काउंट तो फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएंगे वो, अगर मैं उनको काउंट नहीं कर सकता तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, हाँ उसके बाद आता है, एक आता है कि कोई भी एलिमेंट रोस्टर फॉर्म के अंदर रिपीट नहीं होता। मान लो मैं ए को 2 बार नहीं लिख सकता इसके अंदर, आप देख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूं, मैं आपके सामने ऐसा नंबर लिखता हूं, एप्पल लिख लिया, इसको मैं सेट में रिप्रेजेंट करता हूं ए से, तो ये लिखा जाएगा ए पी एल ई, ऐसे। जो पी इसमें डबल आता है, तो डबल बार नहीं आता, यहाँ पे डबल टाइम्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आएगा, तो ये भी बात ध्यान रखें। उसके बाद मैंने आपको करवाया था, अगर हम इक्वल सेट पढ़ते हैं, क्या इक्वल सेट, कि दो सेट इक्वल कब होंगे, तो दो सेटों को हम इक्वल तब बोलेंगे जब उनके एलिमेंट काउंटिंग में इक्वल हों, जब उनके एलिमेंट काउंटिंग में इक्वल हों। मतलब मान लो मेरे पास ए सेट है और बी सेट है, दोनों इक्वल का मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तब हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है, आपस में इक्वल सेट है। तो आई होप सो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। आज तक मैं इतना डिस्कस करता हूं, इसको अच्छे से बार बार रिपीट करके वीडियो को उसको अच्छे से समझें, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन पुट करूंगा जो एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट या फिर रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर बेस्ड होंगे। उन क्वेश्चनों को अपनी फेयर कॉपी में सोल्व करें। अब तक मेरे पास किसी बच्चे का होमवर्क नहीं पहुंचा है,
कोशिश करें कि आज शाम तक मेरे पास अपना होमवर्क सबमिट करवा दें अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चे। ओके, थैंक यू।